देखिए अदनान, मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन का अगर हमें जवाब मिल जाए ना तो ये सारी बातें रिजॉल्व हो जाती हैं। वो ये है कि क्या दुनिया स्टेबल अफगानिस्तान चाहती है कि नहीं चाहती। अब वना इससे दुनिया, तो मैं उन मुल्कों की बात कर रही हूँ जो P5 हैं और P5 इस पे डिवाइडेड है बिकॉज रीजनल पॉलिटिक्स। और इस टाइम जो कोल्ड वॉर जारी है, हम समझते हैं कोल्ड वॉर सिर्फ रशिया अमेरिका की हुई थी, वो तो ईरान इराक भी चलती रही, वो पाकिस्तान इंडिया भी चलती रही और अभी भी चल रही है वो। तो जो एक कोल्ड वॉर और ट्रेड वॉर मोर इम्पोर्टेंटली चाइना और अमेरिका की चल रही है, वाई वुड US वांट, और फॉर दैट मैटर ऑल द एलाइज ऑफ US, वाई वुड दे वांट कि अफगानिस्तान स्टेबल हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, जब ऑलरेडी प्लान्स ऑन ग्राउंड है कि पेशावर से काबुल तक रोड बनाई जाए और ऊपर से आके उसको चमन से लिंक कर दिया जाए, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में और CPEC में तो अभी टाइम लगेगा। वो क्यों चाहेगा? अब अगर वो नहीं चाहेगा तो चाहे वहाँ पे बोन ऑफ कंटेंशन दाइश हो या अलकायदा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ये समझ आ जाती है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी या पीस इतनी जल्दी नहीं आएगा। US या वेस्ट इन्हीं चीज़ों के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा। कभी वो कहेगा कि वहाँ पर टेरर सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही, कभी कहीं धमाका करा दिया, कभी कहीं कुछ करा दिया। उस सिचुएशन, आप मुझे बताएं बिन गाजी का क्या बना? जो बिन गाजी में मारा गया था एक अमरीकी डिप्लोमेट, उसका क्या बना? उसके बाद सिर्फ लीबिया बर्बाद हुआ है ना, और तो कुछ नहीं हुआ। इसी तरह 9/11 हुआ तो उन्होंने अफगानिस्तान तबाह कर दिया। इसी तरह WMDs का शोर मचा, इराक तबाह हो गया। तो ये कोई इतनी फेयर वर्ल्ड नहीं है जहाँ पे हम इस डिबेट को ओन करें कि वो बड़ा स्टेबल करना चाह रहे हैं, तालिबान नए हो गए हैं। तालिबान को भी बहुत अच्छी तरह पता है कि अब पैसे कमाने का वो तरीका जो पहले था एज अ मर्सनरी, वो खत्म हो गया। अगर हमने गवर्नमेंट में बैठना है जल्दी में अफगानिस्तान को अमेरिका ने छोड़ा, मतलब वो भी तो हैरान कुन है, वो भी समझ से बाला तरह कि यार इतना भी क्या हो गया था। मैं नहीं मानती उन्होंने जल्दी में छोड़ा। आई थिंक ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली मैनेज करके किया गया है और मैं इसको चैलेंज करती हूँ कि उन्होंने कोई जल्दी में नहीं छोड़ा। इट वाज प्री प्लान्ड। बहुत थॉरो रिपोर्ट्स हैं इस पे कि किस तरीके से हेल्प किया अमेरिकन्स को इवैक्यूएट करने में तालिबान ने। ये सब कुछ प्लान था, हर चीज़ उसी तरह हुई है जिस तरह होनी चाहिए थी। फ़र्क सिर्फ ये है कि इससे ज़्यादा जंग अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि कुछ और फ्रंट्स खुलने जा रहे हैं। और आपने देखा साउथ चाइना सी की जो फॉरेन एक करारदाद उन्होंने मंजूर की है चाइनीज़ ने अपनी गवर्नमेंट की कि इधर से कोई भी शिप गुजरेगा तो वो पहले हमसे NOC या कुछ ऐसा ऑब्टेन करेगा, 4 दिन पहले हमें इन्फॉर्म करेगा। इट मीन्स के टेंशन अब वहाँ बिल्डअप होना जा रही हैं। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि इंडिया ने ये सोचा कि चाइना और पाकिस्तान पे 2 वॉर्स नहीं मैं अफोर्ड कर सकता, तो ज़रा पाकिस्तान के साथ आप कम से कम हॉटलाइन पे ये तो कह दें कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे हम सुकून चाहते हैं। सो दिस इज़ ऑल पॉलिटिक्स। कि रीजनल इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा आएगा। इस वक्त अफ़गान जो हैं उनके लिए एक बड़ी catch-22 वाली सिचुएशन है। एक तो उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड को उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक गवर्नमेंट बना के दिखानी है और इंटरनली ऑन ग्राउंड जो और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे दाइश है, जैसे TTP है, उन्होंने उनको कंटेन भी करना है। अब दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट बैलेंस और मुझे नहीं मालूम कि क्या इतनी पॉलिटिकल अवेयरनेस और मैच्योरिटी में आ चुकी है कि वो ऐसा कर सके। रीज़न बीइंग कि ये जो मिलिटेंट वॉर्स होती हैं, गोरिल्ला वॉर्स होती हैं, ये बड़ी फ्लूइड होती हैं। हमें नहीं पता ऑन ग्राउंड जिनको आइसिस कहा जा रहा है कभी वो अलकायदा का हिस्सा थे या कभी वो तालिबान का ही हिस्सा थे। वो इन्हीं के नाराज़ फैक्शंस हैं जिन्होंने जाके आइसिस को ज्वाइन कर लिया। और अगर इन्होंने कॉमन एनिमी समझ के अमेरिका के साथ इकट्ठी जंग लड़ी है तो अभी वो भी कोई ना कोई शेयर तो चाहेंगे। गवर्नमेंट में ना सही, जिस तरीके का ट्राइबल सिस्टम है अफगानिस्तान में, कोई रूट्स की कोई तकसीम ऐसी हो जहाँ पे आपको पता है वहाँ पे जिस किस्म की कार्टलिंग होती है, जिस किस्म के पैसेजेस हैं, कुछ उनकी तकसीम में से वो कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर चाहेंगे। दूसरा प्रेशर उनके ऊपर ये है कि पाकिस्तान भी कहता है कि आपकी ज़मीन TTP हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना करे और TTP वहाँ बैठी हुई भी है। एज लॉन्ग एज आई नो उनके 62 बेसिस हैं वहाँ पे। उन बेसिस को डिसमेंटल करना और TTP को खुश रखना ये भी कोई इतना आसान काम नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ कि कम से कम उनके जो अफगान रिजर्व्स जिनको फ्रीज़ किया गया है, जो उनकी एक सपोर्ट सिस्टम है टू रन द गवर्नमेंट, कम से कम उसे अनलीश किया जाए। और वो US क्यों करेगा? आई थिंक दिस इज़ $1 मिलियन क्वेश्चन। अगर वो उसे अनलीश कर देता है और ये गवर्नमेंट चलाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि
वी विल वेलकम द BRI ओवर हेयर, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसका CPEC भी हिस्सा है। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स गेम है। मुझे नहीं इतनी आसानी से लगता कि वेस्टर्न वर्ल्ड उनकी गवर्नमेंट को रिकग्नाइज करेगी। इवेंचुअली होगा ये कि जो रीजनल पावर्स हैं वो तो शायद किसी हद तक इनफॉर्मली उनको हेल्प भी करें, जो कि बहुत ग्रे एरिया में हेल्प होगी, और उनको सपोर्ट भी करें। अच्छा, मैं इस पे आता हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम अलकायदा और TTP का तज़किरा किया, इस पे मैं जरा दोबारा आता हूँ आपकी तरफ। जनरल साहब, मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है, जो कोई 2 दिन से खबरें मिल रही हैं, शेर अब्बास अस्तानकज़ई वज़ीर ख़ारजा होंगे तालिबान की हुकूमत के, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशन को सामने रखते हुए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अगले रिलेशंस क्या होंगे इसको सामने रखते हुए, क्योंकि अब्बास अस्तानकज़ई इज़ इंडियन ओरिएंटेड, वो वहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग मिली, उनके रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं। ये आपको भी पता है कि दोहा में उनके घर में काम करने वाले ज़्यादातर इंडियंस हैं। रॉ के साथ जितनी मीटिंग्स हुई वो अब्बास अस्तानकज़ई ने कराई, और उन मीटिंग्स का वो खुद भी हिस्सा रहे। 5 सालों में का डाटा तो मैंने निकाला है कि तालिबान मुसलसल पाकिस्तान का दौरा विज़िट कर रहे हैं, दोहा ऑफिस के जो लोग थे, लेकिन उन विज़िट्स में अब्बास अस्तानकज़ई कभी पाकिस्तान नहीं आए, और ना ही उनका पाकिस्तान के बारे में कोई सॉफ्ट इमेज है। तो ये सारी चीज़ें जब सामने रखते हैं आप और बना दी जाते हैं, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बाय द वे, तो क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक र्यूमर है और बहुत सारी क्या सराहियां सामने आई हैं, जरूरी नहीं कि ये दुरुस्त हो, लेकिन क्या र्यूमर्स क्या है सर? र्यूमर्स क्या है, जरा ये क्लियर कर दें। उसका वजीर खारजा बनना, ये जो बातें मैंने की वो नहीं, ये उसका वजीर खारजा का। अच्छा, ठीक है। क्योंकि वजीर खारजा एक बड़े की अपॉइंटमेंट है, और ये दूसरी साइड के लोग भी उनसे मांग रहे हैं। पर पंजशीर वाले लोगों की भी डिमांड ये थी कि उनको वजारत खारजा दी जाए, तो कहीं कोई कंप्रोमाइज आएगा। हो सकता है कि पंजशीरियों को ना मिले, तालिबान भी ना रखें, और किसी दरमियान में ऐसे आदमी को ले आए जो मगरबी दुनिया से उनके मामला ठीक करा सके, क्योंकि उनकी बजट सपोर्ट तो आनी है मगरबी मुल्कों से, वो उनकी कंपल्शन, एक मजबूरी है उनकी। और अगर कोई ऐसा आदमी वो लगा लेते हैं जो कि काबिल कबूल हो, जो जिसकी एक्सेस हो अमेरिका में और मुख्तलिफ जगहों पे, तो क्वाइट पॉसिबल कि वो उनके लिए मुफीद साबित हो। लेकिन आपकी बात, अगर मिसाल के तौर पे वो सर्टेनिटी मानी जाता है फॉरेन मिनिस्टर जी, तो मेरा ख्याल है कि इनका अपनी जो हैंडलिंग है और जितना इनका डिसिप्लिन है अमीर के साथ, ये उसके लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो अपने अमीर की पॉलिसी से हटके कोई काम कर सके। ये पहली चीज। दूसरी बात ये है कि अभी तक तालिबान ने जो वादे किए, जो कुछ किया कहा उन्होंने, वो पूरा करते रहे। लिहाजा मेरा अपना अंदाजा है कि जहां तक उनकी एक पॉलिसी है कि हम तमाम मुल्कों के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखेंगे, वो तो वो रखेंगे इंडिया के साथ भी। लेकिन दूसरी तरफ जो अंडरटेकिंग है कि वो अपनी जमीन से किसी को ये टेररिज्म नहीं करने देंगे, वो उनकी एक और कंपल्शन है, तो वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इंडिया को अगर वो ये कहें कि आके वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, करें, कंस्ट्रक्शन करते हैं, करें जो भी करना है, लेकिन हम आपको ये एक्टिविटीज नहीं करने देंगे, टेररिज्म वगैरह नहीं करने देंगे, स्पॉन्सर नहीं करने देंगे, तो इंडिया वहां पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं होगा फिर जाने के लिए। क्योंकि इंडिया ने वहां अगर जाना है तो उसका बुनियादी मकसद ये था, अफगानियों से तो उसको कोई मोहब्बत नहीं। तो ये चीज जो है, ये भी कुछ अर्से में तालिबान को समझ लग कुछ इंटेलिजेंस इतलात ये थी कि जो नया सेटअप बनने जा रहा है तालिबान का, उसमें हिंदुस्तान अपना इन्फ्लुएंस कायम करने के लिए अब्बास तानकज़ई को जरूर इन्वॉल्व करेगा। जबकि अब्बास तानकज़ई अभी भी दोहा में है सर, वो 15 अगस्त से आज तक अफगानिस्तान नहीं आए। तो ये बातें जब शुरू हुई और फिर कल से जब उनका नाम वज़ीर ख़ारजा के तौर पर लेने लग गए खुद तालिबान, तो लोगों ने कहा देखें हम तो पहले से कह रहे थे ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रहा हूँ आपसे सर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर हो भी जाए, तो बात यह है कि जो कमिटमेंट्स हैं आपकी, जो आपने अपने लिए पैरामीटर सेट किए, उससे बाहर तो नहीं जाएंगे। तो उन्होंने भारत के साथ भी ताल्लुकात रखने हैं, इसलिए कि उन्होंने पूरी दुनिया का कहा है कि जी हम सबके साथ अच्छे ताल्लुक रखेंगे। लेकिन साथ ये भी तो कंडीशन है कि किसी को हम इजाजत नहीं देंगे कि वो उनकी जमीन यूज करे किसी और के खिलाफ। इसकी तो श्योरिटी भी कैसे देंगे सर? इसकी श्योरिटी दुनिया भर की इंटेलिजेंस मानती है कि शहाबुल मुहाजिर कहाँ पे है, शेख यासीन कहाँ पे है, शेख सैफुल आदिल कहाँ पे है, तो वो कैसे श्योर करेंगे अलकायदा और दाइश को के हमले और टीटीपी के हमले सर दुनिया भर में और पाकिस्तान में? मैं एक चीज आपको बताऊं, जो हमारी इंटेलिजेंस है
वो ये कहती है कि जहां तक ताल्लुक है अलकायदा का, वो ना होने के बराबर है वहां पे, वो फाल नहीं है। ये यहां से इनके लोग चले गए थे यमन में और फिर यमन से फाल रहे हैं। ये यहाँ पे अलकायदा फाल नहीं है। ये जो 20 उन्होंने रखे के, ये 20 उन्होंने टेरर ऑर्गेनाइजेशनों की बात की थी, जी जो भारत ने, यानी भारत जो है वो ना सिर्फ सदर था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 1 महीने के लिए, बल्कि उनके पास कमेटी की चेयरमैनशिप है जो तालिबान सैंक्शंस कमेटी है। लिहाजा वो हर कुछ अरसे के बाद, गालिबन 6 महीने बाद, एक रिपोर्ट पेश करते हैं। उन्होंने वो रिपोर्ट बनाई और उसमें उन्होंने कहा जी आज अफगानिस्तान में 20 टेरर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल है और तालिबान के सबके साथ ताल्लुक। ये तालिबान के खिलाफ केस बिल्ड करने के लिए उन्होंने कहा किया। तालिबान उसके बाद काबुल पे कब्जा करके आए, उन्होंने कब्जा किया, लेकिन ये केस बिल्डअप कर रहे थे कि तालिबान को टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जोड़ा जाए। अब जब स्टैनिज़ई की भी मुलाकात हुई है उससे, इनके एम्बेसडर मित्तल से वहां पे दोहा में, तो उसने यही बात कही है। उसने कहा जी आपने 20 साल हमारे दुश्मनों की मदद की, 20 साल हमारे दुश्मनों के साथ आप लगे रहे, हम आपको बिल्कुल पिछला बुला के आगे लेके चलेंगे, लेकिन फिर आपने भी अपना रवैया दुरुस्त कर।